हाय ऑल। अभी मैंने इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट ईयर के डिफरेंट क्या मेनली 3 टेस्ट पेपर जो प्रीवियस हुए हैं 2023 अगस्त 2023 एंड जनवरी 2024 एंड जुलाई 2024। मैंने ये 3 पेपर के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मेनली फोकस्ड ऑन ज्योमेट्री and mensuration, how to calculate all those area and all those that stuff that I am covering in this video with concepts, like with full detail concepts, like what all formula and why this kind of formula is there. So all these things we are going to discuss now in this video. So let's start with this first question. So the very first question is 41, that is from your CTET 2023, and like we will do all those 6-7 question from 2023 test paper, and then we will go ahead with 2024 Jan and 2024 July. Correct? Level 2. I am considering here all the question paper from level 2 only. Okay, so let's see. Let's see the first question. The area of rectangle. Correct? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेक्टेंगल एग्जैक्टली हमारा क्या है, जिसकी की मेरी लेंथ दी हुई है, ये होगी मेरी लेंथ और ये यहाँ पे होगी मेरी ब्रेथ, राइट, बी। तो एरिया एग्जैक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं एल इंटू बी फॉर रेक्टेंगल। करेक्ट? फिर हमसे बोल रहा है कि ए हु साइड्स आर दिस एंड दिस, जो भी दे रखी हैं, एंड देन इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। एक अगर मुझे कोई सर्कल दिया हुआ है तो उसका मेरा एरिया क्या होता है, सर्कल की जैसे माना रेडियस अगर मुझे आर दी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक एरिया जैसे फॉर्मूले आपको याद करने में कोई दिक्कत आती हो तो जैसे आर है मेरा, राइट, तो ये आर सब जगह पे आर सेम होगा। करेक्ट? और ये सेंटर पे कितना एंगल होता है मेरा 2 पाई, है ना। तो जब ये हम इसको लाइक पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये आर पूरा हमारा रोटेट हो रहा है, तो इफेक्टिवली लाइक अगर आप इसके सरकमफ्रेंस पे लाइक परिधि जो हम लोग बोलते हैं उस पे जाते हैं तो उसकी परिधि कितनी हो जाती है 2 पाई आर। ठीक है? और इसका जो एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब वो इसका डेरिवेशन वगैरह में हम लोग नहीं जाते क्योंकि इतना सीटेट में पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा बस याद रखना पड़ेगा कि ये हमारा एरिया होता है सर्कल का और ये हमारी होती है सरकमफ्रेंस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं आपका परिधि हिंदी में। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है यहाँ पे। ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर इसकी परिधि मुझे निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ, लाइक ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है। अगर इसकी सरकमफ्रेंस परिधि निकालनी है, पेरीमीट्री जो हम बोल देते हैं, तो वो एल प्लस बी यानी कि 2l प्लस 2b यानी कि 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि मेरे से बोल रहा है कि L इंटू बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट? और L इन बी हमको दिया हुआ है, मतलब एरिया ये मेरा रेक्टेंगल का हो गया RT और एरिया ये मेरा सर्कल का हो गया। करेक्ट? और L हमको कितना दिया हुआ है 176 एंड 56, तो L मेरे को दिया हुआ है 176 एंड 56, B मैंने 56 ले लिया यहाँ पे, पाई की वैल्यू मेरे को 22/7 दी हुई है। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज द सरकमफ्रेंस। ठीक, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको 2 पाई आर, लेकिन सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 तो मेरा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा 22/7। ठीक है ना, 22/7, लेकिन आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने क्या रिलेशन दिया है, ये वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से इफेक्टिवली जो मेरी आर की वैल्यू है वो कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 176 अपॉन इंटू 56 अपॉन पाई। ठीक है। मैं जनरली बोलता हूं कैलकुलेशन मत किया करो, तो हम यहां पे वापस से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। करेक्ट? अब हम सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 2 पाई इंटू आर, या फिर आप परिधि बोल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है मेरी 176 इंटू 56 अपॉन पाई। करेक्ट? तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 2 एज इट इज मेरा बाहर रहेगा, पाई को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ पे 176 इंटू 56 अपॉन
पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, करेक्ट। ये आप जब एग्जाम में करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को, 7×8=56। अब मेरे को इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है ना। 1 सेकेंड इंटरनेट ऑफ कर दूं यहाँ पे। तो जब मेरे को इसका अंडर रूट लेना है तो 22 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 22 को मैं लिख सकता हूँ 11×2, ठीक है ना। 176 को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, 11 इंटू कितने टाइम्स डिवाइड होगा 11 से, 16, ठीक है ना। और 16 को वापस में कितना कर सकता हूँ, 8×2, ठीक है ना। तो यहां से मैं ये सारी की सारी 22 को कितना लिखूंगा, 11×2, 176 को 11×8×2 और ये 8। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारे फैक्टर मेरे दो दो बार आ गए, 2 आ गया, 11 आ गया, 8 आ गया। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लो, करेक्ट। तो 11×8 = 88 दूनी, लाइक 2 दूनी 4, 4×88, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35, 352 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, 2। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे ये वाला तरीका बेटर लगता है तो मैंने ऐसे किया, आपको जो भी कैलकुलेशन का तरीका बेटर लगता है, क्योंकि अंडर रूट लेना, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ फिर अंडर रूट लूँ एक बार आर निकाल के, और या फिर आप ऐसे ही करना चाहो तो आप ऐसे भी, 1 सेकेंड, हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे शायद ज़्यादा ईजी पड़ेगा। हर किसी का लाइक अंडरस्टैंडिंग का अपना अपना तरीका होता है। जैसे अगर मैं आर यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो ये 176×56/22×7, तो 11 से ये 22 बार कट गया और ये कट गया 16 बार अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। और ये कितने बार कट गया मेरा, ये 28, 28 दूनी 56, ठीक है। तो R = √16, 28×7, ठीक है। तो अब यहाँ से 16 में से 4 बाहर आ गया, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7×4, तो 4 में से 2 बाहर आ गया और 7 में से 7, तो 7 दूनी 14 और 14 चौक 56, 56। तो R = इफेक्टिवली कितना आ गया मेरा, 56 आ गया, ठीक है ना। तो यो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते हो, 2πr। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2×22/7×56, 7×8=56, 22 दूनी 44×8, 8 चौक 32, 32 33 34 35। कैसे भी कर लो, जो भी कैलकुलेशन आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। मेन है ये फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। उसने बोल दिया एरिया दोनों इक्वल हैं, तो हमने बस एरिया इक्वल करके रेडियस निकाला। वो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते रेजिस्टेंस याद आया, तो इसको हम लोगों ने रेडियस निकाला, उस रेडियस को हमने यहाँ पे 2πr सर्कमफ्रेंस में रखा, तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, राइट। तो क्यूबॉइड में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिवली मेरा क्यूबॉइड होता कैसे है। क्यूबॉइड मेरा घनाभ, हम लोग ऐसे तो बोल देते हैं, ये इतने सारे पार्ट हो जाते हैं मेरे क्यूबॉइड के। अब हम इस पर पेंट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं अंदर करेंगे, पेंट कहाँ करेंगे, सरफेस पे ही तो होता है। जो भी मेरा रूम है तो उसकी दीवार पे सरफेस पे ही तो पेंट है, ये पीछे वाली दीवार पे पेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे सरफेस पे करने के लिए ये इसकी माना L है और ये B है और ये H है। तो जो नीचे वाला है मेरा एक चौकोर, इसको मैं अगर आपको ऐसे यहाँ पे दिखाऊं तो ये सिर्फ मेरा L×B है, और सिमिलरली इसका ये ऊपर है L×B, 2 टाइम्स है ना L×B। बीच में जो है उसको 1 मिनट के लिए मैं इग्नोर करता हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये L×B ऊपर है, तो 2 टाइम्स L×B होगा मेरा। ऐसे ही मेरा साइड में ये वाला साइड और ये वाला साइड, ऐसे ही फ्रंट साइड और बैक साइड, तो 2 टाइम्स। अब साइड वाला जब मैं लूँगा तो साइड वाला लेने पे क्या होगा कि कुछ ऐसा करके बनेगा साइड वाला, तो ये साइड में क्या कहाँ आ जाएगा, H जाएगा मेरा और B जाएगा, तो 2 टाइम्स B×H आएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स H×L आएगा, ठीक है। ये वाला लाइक फ्रंट वाला L और H, ये वाला,
ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी इसका सरफेस एरिया की बात करेंगे जिसको कि हम लोगों को पेंट करना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिवली हम लोग सरफेस एरिया में लाइक कितना पूरा का पूरा हम लोग कर रहे हैं, या कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि ऊपर का भाग खुला हुआ है या बॉक्स है या कुछ भी बोल देता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हमसे बोल रहा है कि क्यूबॉइड को डायमेंशंस जो दी गई हैं 40, 30 एंड x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है तो हमारा सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स L इंटू बी इंटू एच प्लस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सारा का सारा सारी डायरेक्शन को लेके प्लस H इंटू एल, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। मैं इसको बोल देता हूँ A, ठीक। फिर हमसे कह रहा है, और इसकी जगह चलिए वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, 2 टाइम्स L कितना है 40 इंटू 36 इंटू एक्स और x इंटू 40, ठीक है। तो इक्वल्स टू A, तो ये A इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6 चौक 24 और 4 के 12 13 14 प्लस 36x प्लस 40x। इफेक्टिवली ये कितना आ गया, A इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1440 40 50 60 70 और 6 76x, ठीक है। ये आ गया मेरा टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि 20 रुपये, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगता है 20 रुपये, 1 सेंटीमीटर पे 20/100, इतना ही तो लगेगा मेरा। तो टोटल एरिया कितना आया ए, ये मैंने ऊपर जो माना है ए, तो वो कितना हो जाएगा 20/100 इंटू ए, टोटल सरफेस एरिया तो मेरा यही आ गया। अब इस पे जो मेरा खर्चा हो रहा है, ये टोटल खर्चा जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1032, जो हम बचपन से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, जैसे एकाकी रूल जो हम लोग बोलते हैं इसको, वो कितना दिया हुआ है मेरे को 1032 दिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो जो चीज़ जैसे मेरे को यहाँ पे 1032 दी हुई है, तो अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 1032 इंटू 100/20, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर और ये डिवीजन में आ गया, ठीक है नहीं। तो a की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, कितनी है 2 टाइम्स ऑफ 1440 प्लस 76x इक्वल्स टू 1032 इंटू 5, 20 से ये 5 टाइम्स चला गया, ठीक है। 1440 प्लस 76x 1032 इंटू 5/2, करेक्ट। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, ठीक। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 5 6 30 बचा 1, 5 1 5 6 7 8 और 5 25। तो 1440 प्लस 76x इक्वल्स टू 2580, करेक्ट। तो 76x इक्वल्स टू 2580 माइनस 1440, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, करेक्ट। तो 76x इज इक्वल्स टू 1140, तो x इक्वल्स टू 1140/76, 19 से डिवाइड कर लें, 19 चौक 76 और 19 छिक्का 114, तो 4 1 4 और 4 पंजे 20। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 15। आई थिंक x की वैल्यू ही पूछी हुई थी हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 2 से ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको समझेंगे हम लोग। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल्स टू PS। तो मैंने एक कोई पॉइंट लिया P, यहाँ से ये Q बन गया और ये बन गया S, ठीक है। फिर बोल रहा है कि RQ, अब Q से एक कोई और पॉइंट है, ये है R और RS,
ये आर क्यू, ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। तो पहली बात तो ये थोड़ा थोड़ा काइट जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कुछ बताया नहीं है। फिर हमसे कह रहा है इट्स डायगोनल आर इक्वल। चलिए डायगोनल बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। बताइए डायगोनल इक्वल है? नहीं है, गलत ऑप्शन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हो रहा है क्या? ये पार्ट इसके बराबर है? नहीं है। ये पार्ट इसके बराबर हो सकता है बट ये पार्ट इसके बराबर नहीं है। ईच डायगोनल बाइसेक्ट एट द एंगल एट ईच वर्टेक्स। ये कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, ठीक है। अलग अलग एंगल होते हैं कैट प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा? गलत हो गया था। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका आंसर है। प्रत्येक विकर्ण परस्पर क्या है? लंब है। ये आपस में कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये आपका एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको रोम्बस, ठीक है, और स्क्वायर, देखिए रोम्बस में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी होती हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री का हो। स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है नहीं। इसके भी एंगल आपके 90 डिग्री पे करते हैं और इसके भी 90 डिग्री पे। बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे जहाँ जहाँ पे हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा। ये रोम्बस का ही क्वेश्चन आएगा। 44 ABCD इज अ रोम्बस इन विच, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, इन विच एंगल ADB इज 25, ठीक है। ये जैसे अभी अभी मैंने रोम्बस बोला था आपसे, ठीक है। ओ पूरा ही उड़ गया वो, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा रोम्बस हो गया यहाँ पे। फिर हमसे कह रहा है एक कोई एंगल है इसका ADB, ADBC, ये हमको बोल रहा है 25 डिग्री। कह रहा है वैल्यू ऑफ, तो अब आप रोम्बस के रिस्पेक्ट में समझ गए ना, ये बाइसेक्ट करता है, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 25 है, तो ये बचा कुचा ये कितना होगा? ये भी 25 ही होगा। और ये 25 एंगल D इक्वल्स टू कितना होगा? एंगल B। तो ये 50 है, क्योंकि 25 + 25 कितना हो गया? 50। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 25 + 25 इक्वल्स टू 50। तो ये एंगल कितना हो गया? 50, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 25। अब ट्रायंगल ADB में अगर हम बात करें तो एंगल A एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा? 180। ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ मैं, करेक्ट। तो एंगल A मुझे निकालना है, एंगल D 25 है, एंगल B भी मेरा 25 है। तो एंगल A + 50 इक्वल्स टू 180। तो एंगल A इक्वल्स टू 180 - 50 दैट इज 130, करेक्ट। तो ये एंगल कितना आ गया? 130। तो एंगल C कितना हो गया? 130। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं रोम्बस में। अब इसने हमसे कुछ कंडीशन बोल दिया, बोल रहा है हमसे 2 टाइम्स BAD यानी कि ये 130 वाला, इसको 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स ऑफ 130 माइनस, फिर हमसे कौन सा एंगल बोल रहा है? फिर हमसे बोल रहा है ABC, A B और C। B की वैल्यू कितनी थी? 50। टोटल एंगल B की वैल्यू 50 थी, हमने यहाँ निकाला, तो ये हो गया 50। तो ये हो गया 260, 13 दूनी 26 - 50। तो आंसर कितना आ गया? 210 डिग्री, करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, इसको आप जब एग्जाम में करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझना है हमको इसका, रोम्बस वगैरह का सबका। अगले पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है तो आप कोशिश करिए जितनी ज़्यादा ज्योमेट्री का आप देख पाओ उतना बेटर है, ठीक है नहीं। तो हमसे कह रहा है कि द FVE आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेस वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ ट्रेंगुलर प्रिज्म। सबसे पहले आपको ट्रेंगुलर प्रिज्म समझना पड़ेगा। ट्रेंगुलर प्रिज्म में क्या होता है? ऐसा करके ही तो कुछ होता है,
ठीक है ना। तो ये पीछे वाला 1 2 3 तीन सरफेस आपके क्या होते हैं, स्क्वायर, और 2 सरफेस आपके क्या होते हैं, ट्रायंगुलर, करेक्ट। तो टोटल आपके फेस कितने हो गए, यहाँ पे फेस हो गए 5। क्यों, क्योंकि 1 2 3, लाइक एक आगे वाला, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला, और एक ये साइड वाला, तीनों स्क्वायर, और एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। फिर वर्टिसेस कितने हो गए आपके, वर्टिस मतलब सीड्स, 3 यहाँ पे हैं इस ट्रायंगल में और 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल हो गए 6, ठीक है। फिर बात करते हैं एजेस, एज मतलब किनारे, तो 3 किनारे ये हो गए, और 3 किनारे आपके अंदर की साइड यहाँ पे हो गए 6, और 3 किनारे आपके ये वाले हो गए, तो टोटल एजेस कितने हो गए आपके, 9। अब हमसे बोल रहा है ये कंडीशन में रख रख के देखो और चेक करके बताओ कौन सा सही है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन 4f + 2b - 3e = 6, तो 4 × 5 + 2 × 6 - 3 × 9, कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। 4 पंजे 20, 6 दूनी 12 और 3 छिक 18, 20 में से 18 गए तो 2 बचा, 12 13 14, क्या 14 मेरा 6 के बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत, तो इसको काट दो। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, सेकंड ऑप्शन इन्होंने लिखा है 2f + 3b - 2e, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 + 3 टाइम्स ऑफ 6 - 2 टाइम्स ऑफ 9, तो 10 18 - 18, 18 में से 18 तो बेसिक कैंसिल हो गया, = 10, तो आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है 10, तो आंसर कौन सा सही हो गया हमारा 2। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आप बाकी के आंसर आप चेक करो मत करो क्योंकि मैथमेटिकल है, ये दोनों आपस में गलत होंगे ही होंगे, करेक्ट। कोई डाउट हो तो पूछेगा, ये ज्योमेट्रीज आप जितना याद रखोगे उतना आप जल्दी जल्दी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53, P इज द पॉइंट, करेक्ट, ऑन अ लाइन AB, ठीक है। ये एक कोई लाइन है A से B की तरफ, यहाँ पे एक P पॉइंट है, और यहाँ से P से एक कोई पॉइंट है, रे निकला है Q, सच दैट QPA, ये जो एंगल है वो है 7x, और QPB ये जो है 5x। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 7 और 5 12, तो 7x + 5x, और ये एक ही लाइन पे, जैसे हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ते थे कि जब हमारा किसी एक लाइन पे एंगल बन रहा है वो कितना होता था 180, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं 2π, जब भी रेडियन में बोलना होता है, तो यहाँ पे तो हम डिग्री में दिया हुआ है तो 180 बोलेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया मेरा 180, तो 7 और 5 12, x = 180, तो x = 180/12, तो 12 और तो x = कितना आ गया मेरा 15, करेक्ट। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, आंसर हमसे किस में पूछा इन्होंने 8x - 10, तो हमको 8 × x - 10, तो 8 × 15 - 10, तो कितना हो गया 120 - 10, तो आंसर हो गया मेरा 110। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा 2। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जैसे जहां आपको लगे कि नहीं ये कंसेप्ट और एक्सप्लेन करना है, फील फ्री, आप मुझे कंसेप्ट्स को लेके तो कितना भी पूछिए आप, ठीक है, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा ऑफिस आवर्स के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है एस इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी क्यू, जैसे माना एक ये पी और क्यू, ये मेरा एक साइड है पी क्यू, ठीक, इस पे एक कोई पॉइंट है एस, ठीक, ट्रायंगल मैंने बनाया पी क्यू आर, ठीक, और इसको टच किया, तो यहाँ पे ये जो साइड है ये साइड है और ये साइड है, तीनों साइड आपस में क्या है बराबर हैं, पी क्यू आर सच दैट आर एस पी एस और क्यू एस तीनों आपस में क्या हो रही है मेरी बराबर है, ठीक। इफ क्यू पी
आर, ये वाला एंगल इन्होंने बोल दिया 15 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ, अब जो वैल्यू पूछी है उसमें हमको क्या निकालना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये क्यू निकालना है एक तो, फिर पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के, पी क्यू आर ट्रायंगल के दोनों एंगल निकालने हैं, एक एंगल इन्होंने हमको दे दिया। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि सामने वाली भुजाओं के अगर दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं आपसे ट्रायंगल पी आर एस, तो इस ट्रायंगल में मुझे दिया हुआ है पी एस इक्वल्स टू आर एस। तो जो एंगल पी है वो एंगल आर के इक्वल होगा या नहीं हुआ, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा 15, ठीक है। ऐसे ही जब मैं यहाँ ट्रायंगल क्यू आर एस की बात करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, आर एस इक्वल्स टू क्यू एस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी, तो ये एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू, दोनों इक्वल होंगे तो ए और बी मानने का तो मतलब ही नहीं, तो दोनों को क्या मानना पड़ेगा फिर मुझे, ए आमने सामने की हो गए ना, इस वाले सिर्फ इस आधे ट्रायंगल की क्यू आर एस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी इधर लगाई वही हमने इधर लगा दी। अब बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल पी क्यू आर, तो सम ऑफ एंगल कितना होता है मेरा, सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल पी मुझे कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, एंगल क्यू मुझे निकालना है ए, एंगल आर, जो एंगल आर है वो कितना होगा 15 प्लस ए, क्योंकि आधा पार्ट तो 15 है इस वाले ट्रायंगल का लेफ्ट वाले का और आधा पार्ट ए है, तो दोनों को सम करके होगा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस ए इक्वल्स टू 180, 15 15 कितना हो गया 30 प्लस 2a, 2a हो गया 180, तो 2a इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 30, ठीक है ना। तो 2a इक्वल्स टू 150, तो a इक्वल्स टू 150 अपॉन 2 यानी कि 75, नॉट 70, गलत लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गया 75, तो a इक्वल्स टू 75, और a एंगल मेरा कौन सा था q और r इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा 75, तो ये एंगल मेरा हो गया 75 और ये भी हो गया 75, ठीक है। अब उन्होंने जो कंडीशन लगाई है उसको एक बार वापस देख लेते हैं, एंगल पी क्यू आर, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर माइनस आर पी क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो 2 टाइम्स पी क्यू आर कौन सा होगा ये वाला 75 माइनस पी आर क्यू कौन सा होगा मेरा 15 प्लस ए यानी कि 75, ठीक है ना। यहाँ ए की जगह वापस 75 आ जाएगा, ये 75 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 150, ये हो गया 15 प्लस 75, ठीक है। तो 150 माइनस 90, तो इफेक्टिवली 60 डिग्री, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछते जाइएगा, पीछे के मत लिए मत रखिएगा, इसी अटेम्प्ट में निकालना है अपने को सीटेट, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम सेक्शन, ये आपका इसी सॉल्यूशन का पार्ट सीटेट जनवरी 2024 पेपर से जो भी क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी हैं आपके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन आया था इसमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि BD इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम, तो जैसे हमारी ये ज्योमेट्री में हम बनाते हैं, ये आपका हो गया एक पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि हमारी ये आमने सामने वाली साइड्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी और इक्वल भी रहेंगी,
करेक्ट, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन अनइक्वल नहीं हो सकता ना, कि जैसे अगर ये दो पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच में अगर मैं कितनी भी एक ही एंगल पे, सेम एंगल पे अगर ये एंगल सेम है, तो ये आपकी ये लेंथ जो है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेक्ट, तो ये BC ऑलवेज क्या होगा, DA होगा। करेक्ट, और इनके आपके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। करेक्ट, तो यहाँ पे अभी हम पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में और समझेंगे। तो हमसे कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है BD, तो डायगोनल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गया हमारा इसका डायगोनल। करेक्ट, तो बोल रहा है कि इसका जो जो डायगोनल है ABCD, लाइक पैरेललोग्राम ABCD सच दैट CBD 12x, CB और D, मैं कलर चेंज कर लूंगा एंगल्स के लिए, तो ये वाला जो एंगल है वो मेरा दिया हुआ है 12x। करेक्ट, फिर हमसे कह रहा है ABD 7 AB और D, ये वाला जो एंगल है वो मेरा दिया हुआ है 7 फिर कह रहा है ABD 60 डिग्री, ADB, AD और B, ये हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है कि CDB, ये वाला जो है वो हमको बोल रहा है 28 डिग्री। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, अब ये मेरे को x और y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो लेकिन वो कब होगा, जब मेरे को ये 12x से सम हाउ मैं सॉल्व करके इस पैरेललोग्राम की कंडीशन लगा के यहाँ से x निकाल लूँ और यहाँ से y निकाल लूँ। तो सॉल्यूशन के लिए मैं एक और ये पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से x निकलेगा और यहाँ से y निकलेगा और यहाँ से ये x निकलेगा। ठीक है ना, तो आपको हमको ये याद रखना चाहिए कि जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, करेक्ट, और अगर यहाँ पे ये एंगल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि ये इंटरनल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन जो होती थी हमारी, आपको याद होगा कि ये एंगलों का सम क्या होता था कि A और B, तो हम लोग बोलते थे A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट, अगर मैं इसको x एंड y बोल दूं, या फिर x y मैंने वहां पे यूज कर लिया है, तो अगर मैं इसको P एंड Q बोल दूं, करेक्ट, ये वाली लाइन अगर मैं इसको P एंड Q बोल दूं, तो एंगल P जो होगा वो मेरा एंगल Q के इक्वल होता था। ठीक है ना, अब इस डायग्राम में, ये जो पैरेललोग्राम का डायग्राम है, आप ये देखिए कि जैसे ये D हो गया और ये हो गया C, और ये A हो गया और ये हो गया B, तो D से B की साइड में ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये आगे बढ़ा सकता हूं मैं, पैरेलल लाइन से। तो अब आप देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, और ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कट हो रहा है हमारा, तो ये वाला जो एंगल होगा, और ये भी यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, ये भी तो आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, सी एंगल जो एंगल सी और डी ना बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं आर एस बोल लेता हूँ, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस होगा या नहीं होगा, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू। बस हमको ये पैरेलल लाइंस वाले कंसेप्ट से याद रखने हैं। तो जैसे ही मैंने ये कंसेप्ट लगाया, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो 12x एंगल जो दिया हुआ है वो मेरा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। ठीक है ना, ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, ये जो मैंने z बनाया, z बन जाता है जनरली। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया, 60/12 दैट इज 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू मैंने यहां से क्या निकाल लिया, 5। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं कि 7y जो है वो किसके इक्वल होगा, 28 के, तो y इक्वल्स टू 28/7 दैट इज 4। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। तो हमको x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, 2x प्लस 3y का टोटल कैलकुलेट करना है। तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 5, 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 12 इक्वल्स टू, ये फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरा, थर्ड। लेकिन आंसर से ज्यादा हमको हमेशा अप्रोच पे ध्यान देना है कि एग्जैक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन रिपीट हो। नो डाउट सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट आपको प्रोसीजर पता रहेगा तो ये है ना कि लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा भी देगा तो हम लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये लेटेस्ट पेपर मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि लेटेस्ट पेपरों से थोड़ा सा ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है नंबर ऑफ वर्टेक्स एज एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रोन आर रेस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12। अब मेरे को वैल्यू किसके बताना है? वैल्यू मुझे बताना है 3x माइनस 12 का। मैं ये वैल्यू बता देता अगर मुझे x पता होता तो, ठीक है। तो x पता करने के लिए मैथमेटिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हमेशा दिया जाता है। x पता करने के लिए उन्होंने बोला पॉलीहाइड्रोन, पॉलीहाइड्रोन के वर्टेक्स एज एंड फेसिस का ये वैल्यू दे दी। तो आपको आइलर्स की आइलर इक्वेशंस की तरह याद रखना चाहिए कि फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल्स टू एज प्लस 2। ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस पर हमेशा एक ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लाइक दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीटेट, करेक्ट। तो फेस मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में? फेस मेरे को दिया हुआ है आपका x, राइट। वर्टेक्स मेरे को दिया हुआ है 10 और एज मेरे को दिया हुआ है 15। तो ये वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल्स टू 15 प्लस 2, करेक्ट। तो ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 17, x इक्वल्स टू 17 माइनस 10, तो आंसर कितना हो गया? 7। ये 10 को मैं इधर लाया तो ये माइनस 10 का हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू क्या निकल आया? 7। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? x। तो अब मैं 3x माइनस 12 में इसकी वैल्यू रख दूंगा, 3x माइनस 12। यही तो था मेरा एक्सप्रेशन, 3 इंटू 7 माइनस 12। तो 7 या 21 माइनस 12, तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा? ये फॉर्मूला पता है तो विद इन 10-20 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आंसर इसका कौन सा हो गया? 2। ये तो आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो लाइक एक्सप्लेन करने में। अदरवाइज जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तब इतना टाइम थोड़ी ना लेते हैं, तब तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। मतलब अगर एक लाइन है, ये एक एंगल B है, ये एक एंगल A है और B, ये दोनों एंगल हैं, तो हम जानते हैं इस लाइन पर बनने वाले टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यही तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हम मैं बोल सकता हूँ A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। A जो है B का सप्लीमेंट्री है और B जो है वो A का सप्लीमेंट्री है, करेक्ट। तो हम लोग वही बोलते हैं। या फिर जैसे अगर मेरे को कोई भी ए एंगल दिया हुआ है, मेरे से बोल दिया ए, अब बोल रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल पता करो, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 माइनस ए। बी की वैल्यू यही तो होगी। इफेक्टिवली बी इक्वल्स टू मैं कितना लिख पाऊंगा? 180 माइनस ए। इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एक इक्वेशन। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180। फिर हमसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो मैं बोल देता हूँ डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 डिग्री। भाई डिफरेंस भी हमको दे दिया और बाय डिफॉल्ट हमको रूल्स के हिसाब से पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन है। दोनों को मैंने सम किया ऐड करने पे, तो 2x बाई में से बाई गया तो ये 0 हो गया यहाँ पे, राइट। और 180 प्लस 20 ये कितना हो गया मेरा? 200। तो 2x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 200 अपॉन 2 दैट इज 100। तो x इक्वल्स टू 100। तो x क्या था मेरा? एक एंगल था। और x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है मेरा? 180। तो 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा? 80, ठीक है ना। तो ये मेरा एंगल आ गया। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिए मैंने, ठीक है ना। कह रहा है इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज p। अब दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? x इक्वल्स टू कितना है? 100, y इक्वल्स टू कौन सा है? 80। तो स्मॉलर तो यही हो गया, तो p। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन के हिसाब से p। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50, ठीक है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछा है? 3p माइनस 50 की। तो कोई नहीं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 80 माइनस 50। 8 दूनी 16, 8 3 24 माइनस 50, तो 190। 240 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 190।
तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? फोर्थ। कोई डाउट हो तो पूछते जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब भी देखिए 99% हमेशा सीटेट में क्या कहता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कहता है। तो या तो वो ऐसे करके रख देगा, तो तब तो हमसे बोल देगा इसकी हाइट, और अगर इसको ऐसे लिटा के रख दो तब हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देगा लेंथ, ठीक है। याद रखेंगे ये हाइट है h और इसको बोल देता है लेंथ, कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की लेंथ इतनी है, ठीक। राइट मतलब ये दोनों पैरेलल, जैसे हमारा ड्रम होता है घर पे, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्कुलर पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो हमसे कह रहा है द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस राइट सर्कुलर सिलेंडर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस मतलब जैसे ड्रम में ऊपर नीचे दोनों जगह हमारे ढक्कन लगे रहते हैं, वो ढक्कनों को हटा दो तो जो गोल गोल बचा फाइनली लाइक एक हॉलो पाइप जैसा रह गया ना, जैसे हमारा एक पाइप होता है नॉर्मल, तो एक पाइप जैसा रह गया। तो उसका जो सरफेस एरिया है, पाइप जो खाली पाइप, हॉलो पाइप जो हम लोग बोलेंगे, तो ये जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा? अब आप चाहो तो इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, नहीं तो आपको याद करने के लिए देखिए ये सर्कल है नीचे, तो सर्कल की पेरीमेट्री सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक लेयर हो, ऐसे बहुत सारी लेयर है, और लेयर कहाँ तक है? h तक। तो इसको मल्टीप्लाई बाई h कर दो तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है इसका। और वैसे भी आप यूनिट देखो, 2π की कोई यूनिट नहीं होती, r की मीटर और h की भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक स्क्वायर में होता है, करेक्ट। तो ऐसे ही लेंथ दी हुई है तो भी आप l यहाँ पे l लिख दो। बात एक ही है, हाइट और h वो किसी भी तरीके से बोल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ये, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 4400, करेक्ट। सेंटीमीटर में है पूरा, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ, लेकिन आंसर हमसे मीटर क्यूब में पूछा है, वो हम बाद में चेंज कर लेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये वाला पार्ट 2πr, ठीक है ना भाई। 2πr ही तो होता है एक सर्कल का। जैसे अगर ये मेरा एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में रेडियस अगर मेरी r है तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2πr, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितनी दी हुई है हमको इस सिलेंडर की? 110। तो 2πr इक्वल्स टू 110। फिर हमसे कह रहा है वॉल्यूम बताओ, तो इसका वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका जो सर्कल है उसका एरिया, एरिया क्या होगा? πr स्क्वायर, ठीक। और कहां तक होगा? h हाइट तक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर इंटू h। और यूनिट देखिए, पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, h इंटू फिर से मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो यूनिट किस में आ जाएगी? मीटर में। वो तो ये r और h अगर मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, करेक्ट। अब हम वॉल्यूम से ही लेके चलते हैं। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में पाई तो एज इट इज है ही मेरा। अगर मुझे कहीं से r इंटू एच, अगर या ये r और h की वैल्यू मुझे मिल जाए तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने देखा कि यहां से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो सबसे पहली कंडीशन इन्होंने दी हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने दी है 2πr(h) इक्वल्स टू 4400। तो यहां से h इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? 4400 अपॉन 2πr, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई इंटू r, आर स्क्वायर को मैंने दो बार r इंटू आर लिख लिया है जिससे कैलकुलेशन इजी हो। 4400 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए मैंने जैसे ही ये h की वैल्यू रखी यहाँ वॉल्यूम में, तो ये r से ये r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली यहाँ पे हम कैलकुलेशन को भी ख्याल रखेंगे कि कितना मिनिमाइज हम कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि एग्जाम में हमको जल्दी से आंसर करना है। तो इफेक्टिवली क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ ये r बचा 4400 अपॉन 2, ठीक है। अब r की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहां से तो लिख नहीं सकता क्योंकि यहां से तो वापस h आ जाएगा। तो r की वैल्यू के लिए मुझे ये एक और इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन में हर चीज अपनी अपनी जगह पे दी हुई है, कैसे क्या निकालना है। तो यहां से 2πr इक्वल्स टू 110, तो r इक्वल्स टू 110 अपॉन 2π। अप्रोच लाइक हमको क्या निकालना है इफेक्टिवली, कहां से क्या वैल्यू निकलेगी और कौन सी वैल्यू कहां रिप्लेस करनी है, ठीक है। इसी अप्रोच से चलेंगे तो सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे हमारा।
v इक्वल्स टू, अब r की जगह मैं यहाँ रख सकता हूँ 1104400 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 2 इंटू पाई और एक 2 मेरा पहले से था, ठीक है ना। तो ये 2 से ये 4 कितने टाइम्स कट गया 2200 और 2 से ये वापस कितने 1100, ठीक है। अभी पाई की वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व करेंगे तो 110 पाई की वैल्यू होगी 22/7। क्वेश्चन में हमको साफ दिया हुआ है 22/7, ठीक है ना, ये रहा, ठीक। तो अब ये तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 से 11 दूनी 22 और 11 10 110, ठीक है ना। और 2 से हम वापस इसको 5 बार डिवाइड कर देंगे तो v इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35 इंटू कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन जो डिजिट का आपको आता है वो इजी से इजी, ये नहीं कि लाइक कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हो बड़ी बड़ी डिजिट हो जा रही है तो उसमें क्या कैलकुलेशन में टाइम लगता है फिर। अब ये 00 तो यहाँ पे आ ही रहा है। अब 11 पंजे 55, 5 कैरी हो गया, 11 तिया 33 और 5 38, लेकिन ये किस में निकला है सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो r और h जो वैल्यू मेरी दी गई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेकिन आंसर किस में करना है मुझे, मीटर क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है मेरा 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम में अगर मेरा लिखा है 38500 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मुझे इसकी जगह मीटर करना है तो मैं डिवाइडेड बाई 100 करता जाऊं हर जगह पे, 1/100 मीटर। तो v इक्वल्स टू 38, ये मैं बस आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, 6 पॉइंट बाद 0 लगा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो बस आपके एक्सप्लेनेशन की वजह से लिख रहा हूं यहाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, ठीक है ना। तो 1/100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 और 2 4 0, तो 4 0 बाद पॉइंट लगा देंगे हम 0 पॉइंट। अब ये 3 डिजिट है तो 0385 और ये 3 बार मीटर है तो ये मीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल फिर आंसर आ जाएगा 0.0385। तो इसमें हमने यूनिट कन्वर्जन भी सीखा और बाकी की सारी लाइक कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आंसर कौन सा हो गया आपका 2, 0.0385, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। 50, ठीक है। ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको अपने एंड पे भी, मैं कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने का। कह रहा है एक बॉक्स ओपन एट टॉप, लाइक बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो बॉक्स कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा करके दिखेगा ना मुझे, ठीक है ना। और ये जो बॉक्स है ये तो इसके सॉलिड हो जाएंगे, ऊपर से जब मैं देखूंगा तो सिर्फ ये एरिया दिखेगा यहाँ हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। विजुलाइज करेंगे आप। फिर कह रहा है हमसे 3 मीटर थिकनेस का है, तो ये जो है ये कितना है 3 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, और यहाँ पे भी ये कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना आएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वो नीचे से बेस आएगा तो वो 2D में नहीं समझा सकता मैं आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, या फिर एक गत्ता वगैरह ले सकते हो। 3 सेंटीमीटर इट्स एक्सटर्नल लेंथ। अब ये बाहर वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको लेंथ बोल दूं यहाँ पे तो L जो मुझे दी हुई है वो कितनी दी हुई है एक्सटर्नल लेंथ। ये अगर मैं इसको विड्थ बोलूं, और हाइट इसमें डायग्राम में नहीं दिखा सकता लेकिन h, ठीक है। तो वो मुझे दी गई है 148 मीटर, 1.48 मीटर, 1.16 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। तो अब ये अलग अलग यूनिट है, तो मैं लेंथ को लिख लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करके 148 सेंटीमीटर। मैं विड्थ को लिख लेता हूँ यहाँ 116 सेंटीमीटर और मैं एच को लिख लेता हूँ यहाँ 83 सेंटीमीटर, ठीक है ना। What will be the cost of painting of inner surface? अब हमको बाहर का दिया हुआ है लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये अंदर हम अगर पेंट करें तो पेंट तो सिर्फ दीवार पे ही करेंगे, बीच में तो कोई पेंट होगा नहीं, तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया निकालेंगे तो जैसे आपके रूम में 4 फर्श पे तो आप नीचे करते नहीं हो, तो उसे ओपन मान लो, तो आप कहाँ करोगे चारों दीवारों पे और ऊपर सिर्फ टॉप पे,
भाई 5 सरफेस पे करोगे ना, 6 सरफेस पे तो नहीं होता है कलर। तो जब 5 और इसने बोल दिया ओपन है बॉक्स, ठीक है, तो सिर्फ 5 सरफेस का लेंगे, तो 6 के सरफेस में आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता था ना, एल बी प्लस वी एच प्लस एच एल, तो ये फॉर्मूला लगता है 6 सरफेस के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब ये तो है नहीं, तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखिए, लेंथ और विड्थ को अगर आप छोड़ दो तो चारों जो दीवारें होंगी वो हाइट के रेस्पेक्ट में होंगी, बेस जो है वो लेंथ विड्थ के रेस्पेक्ट में आएगा, लेकिन लेंथ और विड्थ में से इनर हमको निकालना है, तो इनर के रेस्पेक्ट में हमको एल इन जो निकालेंगे तो 148 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ये चला जाएगा और 3 सेंटीमीटर ये चला जाएगा अंदर जब जाएंगे, तो टोटल कितना सेंटीमीटर कम हो गया, 3 माइनस 3, टोटल 6 सेंटीमीटर कम हो गया, तो लेंथ होगी 142 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी इन जो हो गई आपकी 116 माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो गई 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर, है ना। अब हाइट h, क्योंकि h में एक टॉप के ऊपर तो है नहीं, तो 6 सेंटीमीटर तो माइनस होगा नहीं, सिर्फ बॉटम में है तो सिर्फ एक जगह से माइनस होगा, ठीक है, तो 83 माइनस 3 होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गई मेरी इनर h इन, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई है उनको छोड़ देंगे। अब पहले हम लोग बॉटम का लिखते हैं सरफेस एरिया। बॉटम का सरफेस एरिया कितना होगा, एल इन इंटू बी इन, ये अंदर अंदर वाला, ये वाला, ठीक है। अब चारों दीवालों का लिखेंगे, जब चारों दीवालों का लिखेंगे तो आमने सामने वाली दीवार आएगी, लेकिन उसमें पहले लेंथ के साथ हाइट का मल्टीप्लाई होगा तभी तो दीवार आएगी यहाँ पे, तो 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों दीवार आएंगी आमने सामने वाली, तो 2 टाइम्स एल इन इंटू एच इन प्लस, अब 2 टाइम्स ऐसे ही बी इन इंटू एच इन, क्योंकि हाइट तो दोनों साइड से आएगी दीवालों पे, ठीक है। ये थोड़ा गंदा सा हो गया डायग्राम, बट समझने के लिए आपको थोड़ा सा बस यही समझना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, और समझ जाओगे तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाओगे, ऐसा नहीं है इतना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो एल इन की वैल्यू मेरी कितनी है 142, वी इन की 110, 2 टाइम्स 142 इंटू 80 प्लस 2 टाइम्स 110 इंटू 80, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, तो 0, 11 दूनी 22, 2, 11 चौक 44, 45 46, 4 कैरी हो गया, 11 और 4 15, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वापस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 इंटू 80, ठीक है। ऐसे ही 8 दूनी 16 इंटू 110, 15620 प्लस 0, 8 चौके 32, 3 कैरी हो गया, 8 8 64 65 66 67, 6 कैरी हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22, 00 क्योंकि दोनों में 0 है, 11 6 66, 6 कैरी हो गया, 11 और 6 17, सम कर लेंगे 0 को 0 0, तो फाइनली 0, 0 के साथ 2, तो 2 और 2 4, 6 और 7 और 6 13, 13 और 6 19, ठीक है। तो 7 19, 1 कैरी हो गया आपका यहाँ पे, तो 7 और 1 8, 8 और 9 10, 10 और 5 15, हासिल 1 वापस, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका सरफेस एरिया, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि हमने सरफेस एरिया के हमने सारी डायमेंशंस किस में ली थी, सेंटीमीटर में ली थी, तो ये हमारा, और यहाँ पे दिया भी है कि बेस हमको लेंथ इंटू विड्थ लेना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया है, ये ख्याल रखेंगे हम लोग। तो वापस से क्या करेंगे, अब मीटर स्क्वायर तो सिर्फ 2 टाइम्स करेंगे इसको, डिवाइड बाई 100 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो एरिया इक्वल्स टू 55940 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे की सॉल्यूशन कर लेते हैं।
हमसे कह रहा है कि लाइक 1 मीटर में कितना रुपए आ रहा है, 150 रुपए खर्च आ रहा है मेरा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आ रहा है, 150। तो मेरा ए जो भी है उसमें कितना आएगा, 150 इंटू ए, भाई मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें 150 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 150 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, कितना आएगा टोटल 150 इंटू 55940 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 2 टाइम्स ही तो था। तो ये 0 से 0 ये कट गया और एक 0 से 0 ये कट गया, ठीक है ना। तो 5 से 20 बार ये कट गया और 3 टाइम्स ये कट गया, 4 से 5 बार ये कट गया, 4 1 4 बचा कितना 1, तो 4 तिया 12, 3 बचा, 4 नाम 36, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। 4 1 4, 4 तिया 12, ठीक। और ये 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा मेरा, तो 4 नाम 36, 37 38 39, ठीक है। तो ये कितना हो गया 34, ठीक है, 34 हो गया ना ये यहाँ पे। तो 34, 4 8 32 और 4 पंजे 20 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो बेटर है कि पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इसको ना सॉल्व करें, ठीक। तो अगर 3 इंटू, क्योंकि ऐसे तो क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 10 इंटू 5 पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2 9 18 9 तिया 27, तो 28 29, ठीक है। 2 बचा और 3 तरह के 9, 10 11 हासिल लगी 1, ठीक है। और 3 1 3 और 1 4, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो 50 इंटू 2 ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3 और 4 तिया 12 डिवाइडेड बाई 100। तो इफेक्टिवली पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर जो होगा वो होगा मेरा 1239 रुपये 10 पैसे। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो टोटल मेरा फिर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे 150 इंटू 55940 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, करेक्ट। तो इसको हम डिवाइडेड बाई 100 से लाइक सिर्फ 0 0 को ये काट लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई 100 को बना रहने देते हैं। तो इफेक्टिवली 100 तो यहाँ पे है ही। अब 15 से इसमें 15 चौके 60, तो 6 कैरी हो गया मेरा। 15 नंबर 135, 35 और 6 141 कैरी हो गया 14। 15 पंजे 75, 75 और 14 89, तो 8 बचा मेरा। 15 पंजे 75 और 8 83, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा यहाँ पे 839.10, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा फाइनल फिर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी वो नीचे से बंद हो गया। तो ये आ गया मेरा 839.10 रुपीज़, ठीक है। तो ये फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा इसमें, बस आपको ज्योमेट्री समझनी थी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, अब जैसे अपनी तरफ से नहीं करना है, बनाते जाना है। अब हमसे कह रहा है एंगल B, दोनों ये 90 डिग्री का है ABC, तो इसमें B जो है वो 90 डिग्री है, और B से C जो है, अब आप C कहीं भी ले लो, तो 8 सेंटीमीटर इन्होंने बोला हुआ है। लेकिन एंगल अब C यहाँ ले लिया तो A मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और उसको बोल रहा है 40 डिग्री, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है DE, लेकिन हमको यहां भी देखना पड़ेगा कि ये
सॉरी, हमको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल ई, तो हम इसको एंगल ई बना लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और फिर 90 डिग्री बनाने के बाद एज इट इज हम यहाँ पे 40 डिग्री भी हमको दिया हुआ है एफ, तो जैसे हमने यहाँ नाम रखा है ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है इसकी, सिमिलरिटी, ठीक है। और डी ई हमको दिया हुआ है, तो ये इसका नाम डी हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू दी गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमको लाइक जैसे हम अगर यहाँ से चारों में आप देखो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी लिखा है, तो हम ए से बी और सी ऐसे करके मूव कर रहे हैं, तो हम भी इसमें भी कैसे मूव करेंगे, ऐसे एफ ई और डी। तो एफ ई और डी यहाँ पे आर एच एस तो है नहीं मेरा, लेकिन एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और फिर ये साइड हो गई, ये एंगल, क्योंकि दोनों में 90 है, और ये साइड, तो उसके रेस्पेक्ट में आंसर कौन सा मेरा सही होगा, फोर्थ। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे बनाइए आप, अलग से बनाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें कि कौन सा आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो बनता है वो कुछ कुछ आपका ऐसे करके बनता है, ठीक है। ज्योमेट्री जो होती है ट्रेपेजियम की, ये ऐसे नहीं होता, लाइक शार्प होता है, ए बी सी और डी। इसकी पैरेलल साइड जो होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। और हाइट जो हम बात करते हैं वो होती है ये, अगर मैं इसको ए और बी बोल दूं लेंथ में, इसकी लेंथ बी और इसकी लेंथ ए, ठीक है। तो ये है, तो हमसे ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ए इक्वल्स टू 11 है, बी इक्वल्स टू कितना है मेरा 25, एंड देन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, हाइट, तो 12 सेंटीमीटर है। इट्स एरिया, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है ए ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना। फिर हमसे कह रहा है इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एक कोई रेक्टेंगल है, इन्होंने रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो अगर ये एल और बी है तो एरिया ऑफ आर टी कितना होगा, एल इंटू बी, ठीक है ना। ओके, हुज साइड्स आर इन रेशियो, ओके रेशियो में दे दिए हमको साइड्स, तो हम तो हम यहां पे कॉमन रेशियो ले लेंगे, कॉमन रेशियो ले लिया x, तो l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, तो ए आर डी कितना हो गया 3x इंटू 2x, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 6x स्क्वायर, रेक्टेंगल का हमारा आयत का एरिया। लेकिन अब हमसे कंडीशन क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि ए टी जो है वो ए आर टी के बराबर है, यानी कि 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी जो है वो मेरा 6x स्क्वायर के बराबर है। अब 1/2 एच की वैल्यू हमको दी हुई है ऊपर कितनी 12, ठीक है ना, इंटू ए और बी की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है, ए की वैल्यू मेरी 11 और बी की 25, तो 11 प्लस 25 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या निकल आएगा x, इफेक्टिवली x निकल आएगा, ठीक है ना। तो 12 से ये कितने टाइम्स कट गया 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ये 11 और 25 कितना हो गया मेरा 36 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 मैंने नीचे डिवाइड कर लिया, ये वाला एक्चुअली नीचे आ गया, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, माइनस वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि हम एरिया के रेस्पेक्ट में लेंथ की बात कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू मैं कितना लूंगा यहाँ पे 6, पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ठीक। फिर हमसे क्या पूछा है उसने, तो आयत का परिमाप बताइए सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में, हमने कुछ मीटर में तो है नहीं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम करें तो परिमाप कितना हो जाएगा, लाइक पेरीमीट्री, परिमाप इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल प्लस बी, क्योंकि 2 एल हैं और 2 बी हैं, तो एल यहां से अभी x निकला है 6, तो एल इक्वल्स टू कितना था 3x, तो 3 इंटू 6 18 हो गया,
और b इक्वल्स टू कितना था 2x, 2 इंटू 6 तो ये 12 हो गया। तो परिमाप में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप 18 प्लस 12, तो 2 टाइम्स ऑफ 30 दैट इज 60। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60, ऑप्शन थर्ड। रिलेशंस दिए हुए हैं आपको, मेरे को परिमाप निकालना है आयत का। आप ऐसे सोचिए, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़िए, मुझे उस आयत का परिमाप बताना। तो परिमाप के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एल एंड बी। अब एल एंड बी का उन्होंने रिलेशन दिया है, रेशियो में है, तो मैंने रेशियो ले लिया। अब लेकिन जब कॉमन रेशियो लिया तो अब मेरा एक्स वेरिएबल आ गया यहाँ। अब अगर मुझे एक्स पता चल जाए तो मैं निकाल लूँ। अब उस एक्स को निकालने के लिए उन्होंने बोल दिया कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है। रिवर्स वाइज में टॉप टू बॉटम चलिए आप, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम इजीली समझ में आता है। थोड़ा कोई डाउट हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक कोई ट्रेंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी 55 है, क्यू आर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप, ठीक है ना। तो मैंने एक कोई बड़ी सी साइड ले ली, ठीक है, और ये एक साइड होगी, इसकी डिस्टेंस ए बी और सी, ठीक है, ये हो गया पी क्यू और आर। तो एंगल पी जो है वो है 55 डिग्री और क्यू आर जो है वो है मेरी 18 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं निम्न स्थितियों में से किस में ट्रेंगल पी क्यू आर एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु का मतलब होता है ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। अधिक कोण का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। अब एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल का हम क्या कहते हैं, एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ट्रायंगल में कितना होता है हमेशा 180। तो एंगल P कितना दे दिया यहाँ 55, तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 माइनस 55, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा 125। कोई मिस्टेक होगी क्या, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 7 में से 5 गया तो 2 एंड 1, ठीक है। अब हमको ये इक्वेशन मैंने क्यों निकाली, जिससे हम इजीली सॉल्व कर लें। अब इन दोनों में से कोई एक अगर 90 डिग्री हो जाता है, लेट्स एज्यूम मैं कहता हूं कि एंगल आर, इन्होंने कौन सा दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ एंगल आर दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं कि एंगल क्यू को लेट्स एज्यूम मैं मान लेता हूं, लेट्स एज्यूम 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 90। मुझे 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए लेकिन अभी मैं बॉर्डर पे ले लेता हूँ 90 डिग्री। तो अगर मैं 90 डिग्री कर दूं तो एंगल R इक्वल्स टू कितना हो गया 125। तो एंगल R इक्वल्स टू 125 माइनस 90, तो इफेक्टिवली ये कितना बचा 35। तो एंगल R मतलब Q जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, तो एंगल R जो है वो 35 से या तो 35 हो मिनिमम, 35 हो जाएगा तब तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, लेकिन 35 से कम होना चाहिए, लाइक चाहे 34 ही क्यों ना हो। तो एंगल आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 35 से कम होनी चाहिए। 35 इक्वल्स टू भी हो जाएगी तो उसमें एंगल क्यू कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा 90 डिग्री बाई क्यू 90 डिग्री हो गया। जबकि हमसे बोला गया है कि 90 डिग्री नहीं, हमको क्या चाहिए अधिक कोण, ठीक है। तो एंगल आर जो है वो 35 या लेस देन 35 होगा, लेस देन 35 नहीं होगा, वो हमेशा लेस देन 35 होगा। आपने जैसे ही ये इक्वेशन लिखी लेस देन 35, तो आप देखिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि एंगल आर इक्वल्स टू 35 यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप देखिए एंगल 35 दिया हुआ है और इसमें तो एंगल आर 65 डिग्री पहुंच गया, करेक्ट। लाइक एनालिटिकल वे में आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो जैसे ही ये यहां पे हो गया तो ये दो ऑप्शन आपके वैसे ही बाहर हो गया, ठीक। अब ए और बी में से आपको ऑप्शन टिक करना है। तो हमने बोला है कि विषम बाहु त्रिभुज, ये दूसरी कंडीशन जिसमें कि a इज नॉट इक्वल्स टू b इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c। तो अब पहले से ही b इक्वल्स टू 18 है, तो क्या a और c दोनों में से कोई 18 हो सकती है, क्योंकि अगर a और c दोनों में से कोई एक 18 हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि जिसमें दो भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर, ठीक है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो
क्या 18 हो सकती है पी क्यू? नहीं हो सकती, तो ऑप्शन 1 भी खत्म हो गया। करेक्ट। तो आंसर कौन सा बचा मेरा? पी। आर 15 डिग्री, जैसे ही मैंने आर इक्वल्स टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू कितना लिखा था यहाँ 125, एंगल क्यू प्लस आर इक्वल्स टू अगर मैं 15 डिग्री लिखता हूँ तो एंगल क्यू इक्वल्स टू 125 माइनस 15, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा यहाँ 110, तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना ये। और पी आर जो है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, बट कितनी बड़ी होगी नहीं मालूम, 18.1 हो सकती है, 18.2 हो सकती है, 19 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन विषम बाहु होगी, दो भुजाएं आपकी इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा आपका 2। ये आपको समझाने का तरीका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से आप ये इक्वेशन लिख के डायरेक्ट एनालिटिकल वे में आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो हटा के ऑप्शन। करेक्ट। तो अभी और आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग इसमें। तो अब देखते हैं सीटेड जुलाई का, ये वापस से हम ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है आपका, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, जैसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में अब ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि पेरीमीट्री ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज लाइक 120। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीट्री का मतलब क्या है हमारा, कोई भी पेरीमीट्री, जैसे अगर माना मैंने ये ऐसे करके यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है ना, तो जिसमें एंगल ए और बी मेरा 90 डिग्री है, तो मैं ए बी सी और डी ऐसे करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ये दोनों 90 डिग्री। तो इसके लिए ये कह रहा है हमसे बी सी इज 48 सेंटीमीटर है, सी डी 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए डी आपकी 40 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीट्री का क्या मतलब है आपका, कि माना अगर ये पी है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो पेरीमीट्री का मतलब है P Q प्लस R प्लस S, लेंथ, ये सारी लेंथ, जैसे ये इसकी लेंथ है, ठीक है ना, तो लेंथ इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो P की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन Q की मुझे पता है 48, R की मुझे पता है 17 और S की मुझे पता है 40। तो ये हो गया 120। तो P प्लस 40 40 80 और 88 और 17 105। करेक्ट। तो ये हो गया 120। तो P इक्वल्स टू 120 माइनस 105। ठीक है नहीं, तो सॉरी है ना, तो यहाँ पे कई सारे पेज ऊपर चला गया क्या ये, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो P इक्वल्स टू मेरा आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इसकी भी लेंथ पता चल गई मुझे, ये हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, एंगल ए और बी तो मैंने 90 डिग्री ले लिए, फिर हमसे कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया निकालने के लिए जब 90 डिग्री दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे ट्रायंगल भी तो बना सकता हूँ ना, क्योंकि P मुझे पता चल गया है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे आप इसको अच्छे से विजुलाइज करो तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ ना इसको, लाइक एक ट्रायंगल हो गया ए बी और डी, जिसमें ये एंगल ए 90 है, ये 40 है और ये 15 है, और एक ट्रायंगल हो गया मेरा ये, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 15 और ये हो गया 48। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये दोनों ट्रायंगल का मैं सम कर दूंगा तो टोटल एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो ये हो जाता है एल इंटू बी, लाइक सॉरी परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही तो पढ़े थे हम लोग, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, लाइक 90 डिग्री अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसका हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर इंटू बेस, पी इंटू बी, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है मेरा 40, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे 40 दिया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है मेरा 15,
क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां लिख सकता हूं 1/2 15 इंटू 48। अगर इन दोनों को मैं सम कर दूं, जैसे 1/2 से ये हो गया 20 टाइम्स, तो 15 दूनी 30, 300 ये हो गया, और ये हो गया 24 टाइम, तो 15 चौक 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो यहाँ इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो ये मुझे क्या दे देंगे, एरिया ऑफ ABCD। तो मैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 300 प्लस 360, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये 40 भी सेंटीमीटर में 15 भी सेंटीमीटर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट। ट्रायंगल का निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं, और ये बस हमको पेरीमीट्री क्यों दिया गया था, जिससे कि हम लोग बेस निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहां पे हमको दिया हुआ है PQRS इज अ पैरेललोग्राम whose diagonal PR and QS intersect at point O such that OP Q plus 7, OQ X plus Y, OR 20, OS 16, then the value of this। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमसे बोला हुआ है 7/+5 की वैल्यू बताओ, तो लेकिन y की वैल्यू नहीं पता ना मुझे। y की वैल्यू पता करने के लिए मेरे को दिया हुआ है OQ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहां पे सिर्फ एक जगह पे y आ रहा है, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है, x के साथ। और इस x के लिए मेरे को एक दिया हुआ है OP इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। तो यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रखूंगा, यहां से y की वैल्यू आएगी, उसको उठा के यहां रखूंगा, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। करेक्ट, फ्लो समझ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उन्होंने पैरेललोग्राम, यहाँ पे उसी के कंसेप्ट से हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो PQRS, ठीक है, इसको मैंने दोनों का डायगोनल बना लिया। ये डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। अभी एक लास्ट वीडियो में हमने जैसे बोला था, और अभी आप अंडरस्टैंड करिएगा कि पैरेललोग्राम में ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं आमने सामने वाली, और पैरेलल भी होती हैं, और इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। करेक्ट, बस ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमसे ये OP जो बोला हुआ है वो कितना बोला हुआ है, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ ना, OP इक्वल्स टू OR। ठीक है, तो OP इज इक्वल्स टू OR मतलब x प्लस 7 इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ, 20। यही तो दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन से x निकलेगा, x उठा के यहां जाएगा, तब ना y निकलेगा। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, OS इक्वल्स टू OQ। यही तो है, OQ इक्वल्स टू OS। तो मैं ये क्या कर सकता हूं, यहां पे x प्लस वाई इक्वल्स टू, लेफ्ट में लिखिए राइट में लिखिए, दैट डजंट मैटर। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 16। दोनों आपस में पैरामीटर इक्वल है। अब x की वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा, 13 प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो y इक्वल्स टू 16 माइनस 13, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। ठीक है नहीं, तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई, और ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 3। और मुझे सॉल्यूशन किसके लिए निकालना है, y के लिए। 7y प्लस 5, 7y प्लस 5। तो क्या करूंगा मैं, 7 इंटू 3 प्लस 5, 7 या 21 प्लस 5, आंसर कितना आ गया मेरा, 26। ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा, 3। फ्लो को समझना है, फ्लो पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में हमसे क्या बोल रहा है, अब वापस से ये वही पॉलीहाइड्रोन वाला, तो वापस से वही एलर्ट्स थ्योरम। एलर्ट्स थ्योरम क्या कहती है, फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू एजेस प्लस 2। बस ये याद रखना है आपको। अब यहां पे फेस क्या दिया है हमारा, फेस इक्वल्स टू 7 प्लस 15 इक्वल्स टू एज,
तो यहाँ 15 प्लस 2 और वर्टिसेस इक्वल्स टू x, तो 7 प्लस x इक्वल्स टू 17, तो x इक्वल्स टू 17 माइनस 7 दैट इज 10। ठीक है, अब हमसे क्या सॉल्व करवा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ f प्लस 3 टाइम्स ऑफ e माइनस 4 टाइम्स ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ फेस की वैल्यू कितनी है 7, 3 टाइम्स ऑफ e की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10, क्योंकि मैंने 10 ही तो निकाला है x की वैल्यू, तभी तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर पा रहा हूं मैं ये वाला। तो 7 दूनी 14, 15 3 45 माइनस 10 चौक 40, 45 में से 40 गए तो 5, 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है ना, 5 और 4 9 और 1, तो आंसर कौन सा सही हो गया हमारा 2। ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है जहां पे ये फेज वर्स एज और वर्टिसेस दीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पर। तो 44 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हमारी ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई, ये मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, ऐसे ही तो कराते हैं हम लोग इंटरसेक्ट। कह रहा है एंड 2 इंटीरियर एंगल आर फॉर्म्ड। इंटीरियर एंगल मतलब या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि समझ में आ जाए कि लाइक कौन से एंगल को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हो गई मेरी लाइन, तो वो इंटीरियर एंगल में एक तो ये एंगल हो सकते हैं दोनों। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर नहीं बोला है उसने, इंटीरियर बोला है, करेक्ट। और एक ये वाले हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। अब सेम साइड की बात कर रहा है तो दोनों में से या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला, ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक की वैल्यू है 2x प्लस 15 और दूसरे की है 3x माइनस 20, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो लेकिन उसके लिए पहले मेरे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, और हम आपको कई बार बताए हैं और हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब भी ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करती है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, करेक्ट। तो ये 180 हो जाता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सम कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कि जैसे आप ट्रांसवर्सल लाइन अगर कोई है, ये कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कोई कट कर रहा है, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल अगर C है तो B प्लस C इक्वल्स टू 180 होगा, और A इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा B, और D इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा C। और A के आगे अगर कोई एंगल मैंने बना दिया P, तो A इक्वल्स टू पी भी होगा फिर, करेक्ट। और क्योंकि A के है तो B भी होगा, और B के अगर ये Q है तो ये इक्वल्स टू Q भी होगा। ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, करेक्ट, आपस में बराबर होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स में आपको याद होना चाहिए। तो B प्लस C इक्वल्स टू 180, अभी हम इसको यूज करेंगे। तो 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू लिखेंगे अब 180। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया मेरा 5x, 15 माइनस 20 तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 180। तो इफेक्टिवली 5x इक्वल्स टू 180, 180 प्लस 5, ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे टाइप करने में, लिखने में, 180 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 185, क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया यहाँ। तो x इक्वल्स टू 185 अपॉन 5, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 37। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 37 आ गया, तो 37 को यहाँ पे रख के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाए। 4x प्लस 6 करना है आपको, तो हमको करना है 4x प्लस 6, तो 4 इंटू 37 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12, 13 14 प्लस 6, तो 154। तो आंसर कौन सा हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, 51। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, M is a point on side AB of a triangle ABC such that, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी अभी सॉल्व किए थे,
कि एम एक कोई पॉइंट है और ये है ए बी और ये एक ट्रायंगल बना रहा है सी, ठीक है। तो ये और ये तीनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। ए बी, ठीक है, एम हो गया ए बी के ऊपर, फिर कह रहा है ए बी सी सच दैट ए एम बी एम और सी एम तीनों इक्वल हैं इफ एंगल ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली एक्स एंड 70। ये एंगल है x और ये एंगल है मेरा 70। देन द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हमने बोला है कि जब इक्वल साइड्स के, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल CMB की बात करूं तो CM इक्वल्स टू BM, इक्वल साइड्स है, तो एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल C होना चाहिए, क्योंकि सामने वाली भुजाओं CM के सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, करेक्ट। तो ये होना चाहिए एज इट इज, और ये जब यहाँ पे ये होगा तो उस केस में हमारा फिर क्या होगा, ये 70 है तो फाइनली ये एंगल C कितना हो जाएगा, ये भी मेरा 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली ट्रायंगल AMC, AM इक्वल्स टू CM है वापस से, तो ये एंगल X है, एंगल A, तो एंगल C के बराबर होना चाहिए, तो ये भी एंगल X होना चाहिए, तो इधर से ये एंगल कितना हो गया, X हो गया ना दोनों तरफ से। और जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो एक बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल। तो एंगल A की जगह X आ गया, एंगल B की जगह 70 आ गया, एंगल C की जगह 70 प्लस X, क्योंकि ये पूरा एंगल सम होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, X प्लस 70 प्लस 70 प्लस X 180। तो X प्लस X कितना हो गया 2X, 70 70 कितना हो गया 140, ये हो गया 180। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 140, तो 2x इक्वल्स टू 40। अब 2 से क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो आंसर कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू, आंसर नहीं मेरा आ गया 20। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू मेरे से किसकी निकलवाई है, 3x प्लस 25 की। तो मुझे सॉल्व किसके लिए करना है, 3x प्लस 25 के लिए। तो 3 इंटू 20 प्लस 25, तो 20 या 60 प्लस 25, 70 80 और 5 85। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 85, आंसर 2। समझ गए। तो बस आपको यही क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है कंसेप्ट, तो आपको कंसेप्ट्स का ख्याल रखना है। सेम कंसेप्ट अगर आपको याद है कि हम ये ट्रायंगल में कैसे सोल्व करेंगे, यही सेम ट्रायंगल मैंने ऊपर इसी पेपर में अभी इसी में 2023 में भी आया है क्वेश्चन और इसमें भी आ गया, ठीक है ना, कंसेप्ट सेम है। 53, D is a point on side AB of triangle ABC such that CD is the bisector of angle ACB. If angle A is 50, B is 70, then ADC is equals to, ठीक है। तो यहां पे हमको जो दिया हुआ है, ये एक D is a point on side AB, D एक पॉइंट बना दिया, ये हो गई मेरी D is a point on side AB, AB के ऊपर है, ऑफ अ ट्रायंगल AB एंड C, ये एक C बना दिया मैंने। सच दैट CD इज बाइसेक्टर, मतलब C से D को मिलाया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों डिवाइड हो गया, अगर 2x था तो ये x हो गया और ये x हो गया, ठीक है ना। एंगल C इक्वल्स टू, मैंने एजम्पशन लिया 2x, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेट्स एज्यूम ये x हो गया, ये x हो गया, दोनों ट्रायंगल में हो गया मेरा x x। अब हमसे एंगल A बोला हुआ है 50 और एंगल B बोला हुआ है हमसे 70, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं कि ADC बताओ, ADC मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है,
ये वाला, ठीक है, ग्रीन नंबर से जो मैंने किया हुआ है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। अभी जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया सेम सेम कंसेप्ट आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 50, एंगल बी दिया हुआ है 70, एंगल सी मैंने मान लिया है 2x, ठीक है। तो 180, तो 70 7 और 5 12, 120 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो 2x इक्वल्स टू 60, करेक्ट। तो 60 अपॉन 2, तो ये हो गया 30। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 30, ओह सॉरी, तो ये कितना हो गया मेरा 30, है ना। तो जैसे ही मेरा x इक्वल्स टू 30 हुआ, तो एंगल c इक्वल्स टू 2 इंटू 30, तो कितना हो गया 60, ठीक है ना। लेकिन हमको तो सिर्फ x से मतलब है। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD, क्योंकि मेरे से क्या कौन सा एंगल पूछा हुआ है, ADC, ठीक है। तो ACD की बात करेंगे, तो जब ACD में मैं क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D। लेकिन अब यहां पे एंगल C जो है वो सिर्फ x है, और एंगल D मुझे निकालना है, एंगल A मुझे गिवन है। तो ये सम कितना होगा मेरा 180। ये इस पे फोकस करेंगे, ये हमने सिर्फ इस ट्रायंगल में, इस वाले में, लेफ्ट हैंड वाले में, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल A इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 50, x इक्वल्स टू मेरा हो गया 30, एंगल D मुझे निकालना है, करेक्ट। तो ये हो गया 80 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 100। यही तो हमसे पूछा हुआ है, यही तो हमसे पूछा हुआ है, एंगल D, ADC, AD और C, यही वाला एंगल पूछा था। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 4th। 57 कह रहा है राइट ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ठीक है। द एरिया हमसे बोला हुआ है, ये मैंने बोल दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें नाम तो हमको कुछ दिया नहीं है। तो इसका एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस इक्वल्स टू, मेरे को कितना दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है इफ इट्स वन साइड अदर देन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। मतलब हाइपोटेनियस के अलावा मेरे पास कौन सा बचा, या तो परपेंडिकुलर बचा या बेस बचा, इस 30 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेनियस को छोड़ दूं मैं, तो इन दोनों में से कोई एक साइड मेरी 30 है, तो मैंने मान लिया बेस इक्वल्स टू मेरा 30 है, कोई भी मान लो आप, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो 1/2 परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं, बेस मैंने 30 मान लिया, ये मुझे 240 गिवन है। तो अब 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 15 टाइम्स। तो P इंटू 15 इक्वल्स टू 240, तो P इक्वल्स टू 240 अपॉन 15, तो 15 बन जा 15, 9 बचा, और 15 छिक्का 90, तो P इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 16, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि पेरीमीट्री बताओ। पेरीमीट्री क्या होता है, पेरीमीट्री हो जाता है परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस कितना है, ये हो गया मेरा 16 और ये हो गया 30। अब हाइपोटेनियस नहीं पता मुझे, हाइपोटेनियस आप जानते हो कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर और ये हो गया 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 256 और ये हो गया 900। तो 9 और 2 11, 1156 हो गया ये एच स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है आपका अंडर रूट लो गया 1156, तो ये हो जाता है आपका 34 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 34 का हो जाता है, क्योंकि 30 का आपका कितना होता है 900, तो ऑब्वियसली बात है 30 से ज़्यादा ही होगा, और लास्ट डिजिट 6 आ रही है, तो कौन से में आएगी, 31 में आ सकती है, नहीं 31 एक आएगा,
32 में आ सकती है 2 दूनी 4, नहीं आ सकता। 33 में आ सकती है 3 3 9, नहीं आएगा। लेकिन 34 4 चौके 16 आ रहा है ना 56। ठीक है, मतलब कुछ कुछ ट्रिक कुछ कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैं तो याद भी रखता हूँ, वो प्रैक्टिस भी हो जाती है और आप भी याद रख सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया 34। तो 16 प्लस 30 प्लस 34, तो 30 और 30 60 और 4 64 और 6 70 और 10 80। पेरीमीट्री कितनी होगी आपकी 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया 1। कोई ये सब बेसिक फॉर्मूले ही हैं आपके कि हमको पेरीमीट्री से हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, एरिया से हमने एक साइड निकाल ली क्योंकि एक साइड उसने दी हुई थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये मैंने 3 साल के आपके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 साल नहीं, 3 पेपर, 2023 अगस्त, 2024 जनवरी और 2024 जुलाई। करेक्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एलजेब्रा और उसके कंसेप्ट्स को कवर करूं, फिर उसके बाद आपके और डेटा, जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो टॉपिक हैं उनके डिटेल्स और कंसेप्ट्स को मैं कवर करूं। लेकिन उसके अलावा आपको जो भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए, या फिर जो भी आपके पास कोई पेपर का लिंक है या फिर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्लीज़ वो क्वेश्चन भी आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। थैंक यू।